नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम ने बाकी देश के जो घटनाक्रम हैं उनसे उन पर लोगों का ध्यान जाने से भी रोक रखा है, जबकि दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव घोषित हो चुके हैं। चुनाव की तैयारियां पूरे जोर पर हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चुनाव की सूची भी डिक्लेयर हो रही है। दोनों तरफ से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता हो गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक दूसरे महत्वपूर्ण प्रदेश की, हरियाणा की। हरियाणा पर चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी वहाँ भी एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हरियाणा की पूरी राजनीति जो है वो अब तक जाट केंद्रित रही है। और लेकिन जब से बीजेपी ने वहाँ सरकार बनाई है उसके बाद वहाँ पर थोड़ा बदलाव आया है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने, 2 टर्म लगभग उन्होंने पूरा किया, लेकिन थोड़े समय पहले उनको केंद्र में बुला लिया गया। उनको त्यागपत्र दिला करके लोकसभा चुनाव से पहले उनको केंद्र में बुला लिया गया और अब वो केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी जगह नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, सैनी समाज के हैं। अब मैं ये इतना सारा जो आपको बात बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर, एक पंजाबी, को मुख्यमंत्री बनाया। जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया तो भी उन्होंने किसी जाट समाज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, सैनी को बनाया। अब ये बीजेपी की चुनाव रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी की चुनाव, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को जाट मत नहीं चाहिए या जाटों से उनका कोई लेना देना नहीं। उन पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कैसे बीजेपी अपने चुनावी समीकरण पर काम करती है। कई बार ये समीकरण काम करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2024 में नहीं काम किया। खैर, आज हरियाणा पर ही फोकस करते हैं। अब ये बीजेपी की तरफ से अपना एक समीकरण बैठाने की कोशिश की गई। बीजेपी ने किरण चौधरी को, जाट समुदाय से आती हैं, कांग्रेस छोड़ कर के आई हैं, वो और उनकी पुत्री श्रुति चौधरी जो बंसीलाल, क्षमा कीजिएगा, जो बंसीलाल की बहू हैं, उनको मतलब श्रुति जो है वो ग्रैंड डॉटर हो गई बंसीलाल की। किरण चौधरी जो है वो उनकी बहू हैं। तो इनको भाजपा ने ज्वाइन किया और किरण चौधरी को भाजपा ने राज्यसभा भी भेज दिया, हरियाणा से ही भेजा। लेकिन जो जाट मतदाता है, क्या वो किरण चौधरी के राज्यसभा जाने से प्रभावित हो पाएगा? इसलिए कि बीजेपी ने पहले ही जयंत चौधरी से अलायंस कर रखा है। जयंत चौधरी की पार्टी से उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक जाट को राष्ट्रपति बना रखा है, राजस्थान से है वो। तो ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, जहाँ पर जाट अधिकता में है और मजबूत स्थिति में, वहाँ एक उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की। अब जैसे उत्तर प्रदेश में एक ही जाट सेंट्रिक पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल, लेकिन हरियाणा में जाट केंद्रित कई राजनीतिक दल हैं और कई परिवार हैं। जैसे अब उसमें इंडियन नेशनल लोक दल, और दूसरा एक जेजेपी करके है, जननायक जनता पार्टी, इस तरह करके है। अब इसमें ये पहले ये जेजेपी जो थी, इसके जो नेता हैं दुष्यंत, उनके साथ बीजेपी का अलायंस था, लेकिन थोड़े दिन पहले
अलायंस टूट गया। उन्होंने अलायंस वापस ले लिया, सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लेकिन अब ये इन्होंने जेजेपी ने आज़ाद समाज पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। अब आज़ाद समाज पार्टी कौन है? आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी है और दलित राजनीति करती है, दलित और माइनॉरिटी की राजनीति करती है। लेकिन ज़्यादा माइनॉरिटी के वोट हैं नहीं उनके पास। ये अलग बात है कि वो नगीना सीट वो जीत गए हैं। उसके पीछे सिर्फ ये था कि बीजेपी को हराने के लिए वहाँ पर चंद्रशेखर को वोट करना ज़रूरी था। अगर मुसलमान वोट चंद्रशेखर आज़ाद रावण के अलावा कांग्रेस कैंडिडेट को देता तो वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाती। तो ये फैक्टर था। अदरवाइज़ उनके पास वो, हालांकि वो मुस्लिम राजनीति करते हैं, लेकिन मुसलमानों का समर्थन अभी उनके पास नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का समर्थन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास पूरा बरकरार है। और जिस तरह की परिस्थितियाँ, जिस तरह की चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, उससे ये साफ है कि पहली बात कि बीजेपी को जो हराएगा मुसलमान उसको वोट करेगा। दूसरी बात, उनका ज़्यादा झुकाव केंद्र में जो मजबूत राजनीतिक दल है वो कांग्रेस, तो उनकी बात केंद्र में कोई अगर राजनीतिक दल रख सकता है तो कांग्रेस है, तो उनका ज़्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ है। लेकिन जितने प्रभावी माइनॉरिटी वोट जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है, उतना हरियाणा में नहीं, इसलिए कि हरियाणा में लगभग 10% के आसपास मुसलमान हैं। नूह वाला इलाका छोड़ दीजिए तो बाकी यही जगहों पर वो उतने प्रभावी नहीं हैं। तो ये बड़ा फैक्टर हो गया। अब इसमें जैसा मैंने बताया कि जेजेपी जो है वो जाट सेंट्रिक पार्टी है, उसका आज़ाद समाज पार्टी से अलायंस हुआ है। दूसरी जो आईएनएलडी है उसका अलायंस हुआ है बीएसपी से। अब इसमें समझने वाली बात है कि दो जाट नेताओं की पार्टी और दोनों का शेड्यूल कास्ट नेताओं की जो पार्टी है, मायावती जिस पार्टी को हेड करती हैं बीएसपी, उसका आईएनएलडी के साथ अलायंस हुआ है और जेजेपी का आज़ाद समाज पार्टी के साथ हुआ है। कांग्रेस की कमान भी जाट नेता के पास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जाट नेता हैं, तो वो जाटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो अगर तीनों की बात करें, आईएनएलडी की बात करें जो जाट नेताओं जिसके जाट नेता जिसको हेड करते हैं, जेजेपी की बात करें जिसको जाट नेता हेड करते हैं, एक चौटाला के पास है। अब तीसरा जो है वो कांग्रेस। तो जाट नेताओं का 3 धड़ा काम कर रहा है, एक कांग्रेस का, एक आईएनएलडी का, एक जेजेपी का। तो क्या जाट नेता 3 भागों में बटेंगे? नहीं। थोड़े वोट पॉकेट वाइज ये आईएनएलडी और जेजेपी जरूर ले जाएंगे, लेकिन जो मेजर वोट है वो भूपेंद्र हुड्डा को के कारण कांग्रेस को जाएगा। अब बीजेपी के पास भी जाट नेता हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, अभी किरण चौधरी आ गई, और भी बहुत सारे नेता हैं। तो क्या बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा? बीजेपी को भी वोट मिलेगा। बीजेपी को जो जाट का हिंदुत्व वाला वोट है, जो हिंदू कॉज की बात करता है, वो जाट वोट बीजेपी की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मुश्त जाट वोट इस बार कांग्रेस को नहीं पड़ेगा, ये तय है। जाट वोटों का चाहे आप ये कह लीजिए कि आधा कांग्रेस को मिलेगा, आधे में तीनों होंगे, या ये भी आप कह सकते हैं कि 60% कांग्रेस को जाएगा, 40% में तीनों का बंटवारा होगा, 70% कह लीजिए आप कांग्रेस को कि बहुत ज़्यादा बीजेपी के प्रति नाराज़गी के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% वोट कांग्रेस को जाटों का हो जाएगा। जाटों का वोट 4 तरफ बटेगा। लेकिन बाकी वोटों का क्या होगा?
जाट के अलावा बहुत सारी और जातियां हैं, ओबीसी की जातियां हैं, सैनी हैं, और भी बहुत से ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं। ये वोट कहाँ जाएंगे? ये जो बीजेपी का अपना वोटर है वो बीजेपी के पास जाएगा। अब आईएनएलडी अलायंस कर रही है दलित की पार्टी के साथ, जेजेपी दलित की पार्टी के साथ, तो उनको उन दो दलों मतलब जाट और दलितों के शेड्यूल कास्ट के अलावा और वोट नहीं मिलना है। और ऐसा भी नहीं है कि इनके कारण शेड्यूल कास्ट वोट सारा का सारा इस अलायंस को जाएगा। अब जैसे अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के पार्टी की बात करें, आज़ाद समाज पार्टी की, तो आज़ाद समाज पार्टी का अभी जो वोट बैंक है वो युवा वोट बैंक है, जो नया नया वोटर है, पहली बार वोटर बना है, 25 साल तक की उम्र का, इसलिए कि अभी उसमें वो एग्रेशन दिख रहा है। उसके अलावा उनमें अभी कन्विक्शन नहीं है। लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं वो बहन जी के साथ है, मायावती के साथ है, तो वहाँ भी वोटों का बंटवारा होगा। और बीजेपी दलितों के बीच लगातार काम कर रही है, तो बीजेपी को भी एक हिस्सा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को दलित वोट कितना मिलेगा, इसको लेकर के बड़े प्रश्न हैं। हालांकि वो लगातार पिछले लोकसभा चुनाव के समय से लगातार ये बात कह करके कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, बाबा साहब का संविधान बदल देगी, बीजेपी आएगी तो जो रिजर्वेशन है SC ST का और MBC का, OBC का, वो ख़त्म कर देगी। ये लगातार कर रही है और इसका नुकसान हुआ है बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में। लेकिन क्या वो प्रभाव एक बार फिर हरियाणा में दिखा पाएगी? हरियाणा, अब उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ ही ये स्ट्रेटजी कांग्रेस के लोगों की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनके खिलाफ जा रही है। इसलिए कि उनको पता लग गया कि बीजेपी के लगना शुरू हो गया, ये नहीं कहा जा सकता कि पता लग गया, ये शुरू होने लगा है पता लगना कि बीजेपी इस तरह का न कुछ करना चाहती है न वो कर। इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उस पर तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचित कर दिया कि हम क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे SC ST के रिजर्वेशन में। जो अदालत की सलाह थी वो एक एडवाइजरी जैसी थी कि प्रदेश सरकारें ऐसा कर सकती हैं। तो अब दलितों का वोट, शेड्यूल कास्ट का वोट कांग्रेस को जाएगा या बीजेपी को जाएगा? बीजेपी को कितना जाएगा, INLD को कितना जाएगा, JJP को कितना जाएगा? क्या दलित मतलब शेड्यूल कास्ट वोटर के बीच चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, जो आज़ाद समाज पार्टी है, वो आइस ब्रेक करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन अभी फौरी तौर पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। न वहाँ INLD का प्रभाव, न वहाँ बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रभाव दिख रहा है, न वहाँ ये जो है आज़ाद समाज पार्टी का। अब इसमें एक और फैक्टर है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वहाँ लंबे समय से तैयारी कर रही है और पिछला लोकसभा का चुनाव एक सीट अलायंस पर लड़ी थी और ठीक ठाक वो उनको वोट भी मिला था। लेकिन अभी उनका कोई अलायंस नहीं हुआ है और एक बड़ा वोटर जो नाराज वोटर है, जिसको कहिए कि एंटी इनकम्बेंसी वाला है, वो आम आदमी पार्टी के वोटर काटेंगे। तो ये जो हरियाणा में जो बंदर बांट वोटों का होने वाला है, कहाँ कहाँ किसको किसको मिलने वाला है, कौन प्रभावित करने वाला है, इसमें देखिए बीजेपी तीसरे टर्म के लिए वोट मांग रही होगी और एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने आधी सीटें उनसे झटक ली हैं। अब क्या कांग्रेस वैसा ही प्रदर्शन लोकसभा वाला विधानसभा में कर पाएगी? कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो इस तरह का प्रदर्शन कर पाने की स्थिति में है? अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बीजेपी बहुत सटल तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को
चीज़ों पर काम कर रही है। और ये जो एक बिना कुछ कहे जो एक मैसेज जाता है, एक जो हरियाणा के साथ लागू होता है कि जब जाट जो है वहाँ पर डोमिनेंट कम्युनिटी है, तो एक जो छोटे छोटे कास्ट वो हैं जो भी उनके साथ खुल के आता है वो दूसरे तरफ वोट करने लगते हैं। और इसी का फ़ायदा बीजेपी को हुआ है, और इसी कारण बीजेपी ने न किसी जाट को मुख्यमंत्री बनाया है, सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। और जब पहली बार सरकार बनी थी बीजेपी की, तब जाटों ने बहुत प्रदर्शन किया था, लेकिन जब उनको लगा कि वो अलग थलग पड़ गए तो फिर उन्होंने बीजेपी की शरण में आ गए। तो क्या इसी तरह का कुछ इस बार के चुनाव में भी होने जा रहा है? और बीजेपी इस पूरा जो एक विरोधाभास है बाकी सब बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उस विरोधाभास के प्रभाव में एक बार फिर चुनाव जीतेगी। देखते हैं ये चुनाव परिणाम के बाद क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।